2 अगस्त 1990 सद्दाम हुसैन ने अचानक अपने पड़ोसी कुवैत पर हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ 48 घंटे के अंदर कुवैत इराक के कब्जे में था। सद्दाम को लगा ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, लेकिन असल में ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक ऐसी भूल जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन अमेरिका और सोवियत यूनियन को उसके खिलाफ एकजुट कर दिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री की ऐसी वार थी जिसे पूरी दुनिया में पहली बार टीवी पर लाइव दिखाया गया, जिसने दुनिया को दिखाया कि 21st सेंचुरी की वार्स होंगी कैसी, या यूं कहें कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के लेटेस्ट वेपन का एक डेमो था। लेकिन सद्दाम ने आखिर अपने पड़ोसी कुवैत पर अटैक किया ही क्यों, और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी सिर्फ 100 घंटे में कैसे बिखर गई। लेकिन इस तबाही की शुरुआत 1990 में नहीं, बल्कि ठीक 2 साल पहले $80 बिलियन के क्राइसिस से हुई थी। ईरान के साथ 8 साल लंबी खूनी जंग के बाद इराक ने एक सीज फायर साइन कर लिया, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। लाखों लोग या तो मारे गए या घायल हो गए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत नुकसान हुआ था। इराक पर लगभग $80 बिलियन का कर्ज हो चुका था और उसकी मिलियन मैन आर्मी को चलाना अब नामुमकिन होता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और ही थी, ऑयल प्राइसेस। इराक की आमदनी का एक ही जरिया था, क्रूड ऑयल, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम नीचे चल रहे थे। सद्दाम चाहता था कि ओपेक ऑयल प्रोडक्शन कम करे ताकि प्राइसेस बढ़ें, लेकिन कुवैत और यूएई ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे। रिजल्ट, ऑयल और सस्ता होता गया और इराक की इकोनॉमी गिरती गई। सद्दाम के लिए यह इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ उसकी कुर्सी के लिए भी खतरा बनती जा रही थी। इराक पर सबसे बड़ा कर्ज कुवैत का ही था। सद्दाम ने जॉर्डन और इजिप्ट के लीडर से अपील की। उसने गल्फ कंट्रीज से $30 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की डिमांड की। उसका लॉजिक था, ईरान के खिलाफ 8 साल तक हमने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, पूरे अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए लड़ाई लड़ी है हमने। अब गल्फ कंट्रीज की जिम्मेदारी है कि वो इराक की मदद करें। मगर फाइनेंशियल हेल्प तो दूर, सबने कर्ज माफी से भी मना कर दिया। कुवैत के अमीर ने तो सद्दाम की मांगों को बेतुका बता दिया। तब सद्दाम ने एक अजीब इल्जाम लगाया, स्लैंड ड्रिलिंग। उसने कहा कि कुवैत बॉर्डर पर तीखे पाइप डालकर इराक के तेल चुरा रहा है। नेगोशिएशन चलती रही, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और इसी बीच सद्दाम ने डिप्लोमेसी के साथ साथ प्रेशर टैक्टिक भी शुरू कर दी। कुवैती बॉर्डर के पास इराकी आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज होने लगी। हजारों सोल्जर्स, हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स और हेवी आर्टिलरीज धीरे धीरे बॉर्डर के पास जमा होने लगे। ऑफिशियली ये सिर्फ मिलिट्री डील बताई जा रही थी, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर बात से काम नहीं बना तो फोर्स भी एक ऑप्शन है। फिर आया मई 1990। बगदाद में अरब लीडर्स की समिट हो रही थी। यही सद्दाम ने एक स्पीच दी जो बाद में काफी फेमस हुई। उसने कहा, ऑयल की कीमत में हर $1 की गिरावट से इराक को हर साल लगभग $1 बिलियन का नुकसान होता है। यह सिर्फ एक कंप्लेन नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। लेकिन कुवैत ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। अब सद्दाम को लगने लगा कि इकोनॉमिक प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला, और यहीं से उसकी स्ट्रेटजी बदल गई। 5 जुलाई 1990 लगभग 35,000 इराकी सोल्जर्स और 300 से ज्यादा टैंक्स कुवैत बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। दुनिया ने इस डेवलपमेंट को देखा, लेकिन ज्यादातर एनालिसिस का मानना था कि सद्दाम सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। उन्हें लगा ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक है, एक्चुअल इन्वेजन नहीं होगा। अमेरिका को भी लग रहा था कि सिचुएशन टेंस जरूर है, लेकिन कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उस वक्त तक किसी को यकीन नहीं था कि कोई अरब लीडर अपने ही पड़ोसी अरब देश पर फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन करेगा। और शायद यही सद्दाम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी थी। और फिर 2 अगस्त 1990 रात के करीब 2 बजे, जब कुवैत के ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब इराक की रिपब्लिकन गार्ड ने बॉर्डर क्रॉस किया। हजारों से ज्यादा टैंक, आर्म्ड व्हीकल्स और हजारों सोल्जर्स एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे, कुवैत पर कब्जा। यह कोई बॉर्डर क्लैश नहीं था, यह एक फुल स्केल इन्वेजन था। साथ ही इराकी कमांडर्स हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे कुवैत सिटी के अंदर उतरने लगे। अटैक इतना अचानक था कि कुवैत की आर्मी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुवैती मिलिट्री इराक के सामने बहुत छोटी थी। रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन बहुत कम। दिन खत्म होते होते कुवैत का कैपिटल लगभग इराक के कंट्रोल में आ चुका था। कुवैत के अमीर शेख जाबर अल अहमद अल सबा किसी तरह सऊदी अरब निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके भाई रॉयल पैलेस की हिफाजत करते हुए मारे गए। सिर्फ 48 घंटे के अंदर पूरा कुवैत इराक के कब्जे में था। दुनिया हैरान थी।
सद्दाम हुसैन ने जिस ऑपरेशन के लिए शायद हफ्तों की तैयारी की थी वो सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गई। यही वो लम्हा था जब सद्दाम को लगा कि उसने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। असल में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। कुवैत पर कब्जा करते ही इराक को 3 बड़े फायदे हुए। पहला, कुवैती सेंट्रल बैंक के लगभग $2 बिलियन पर इराक का कंट्रोल हो गया। दूसरा, कर्ज का टेंशन खत्म हो गया। और तीसरा, कुवैत के ऑयल रिजर्व भी सद्दाम के कंट्रोल में आ गए। इसका मतलब था अगर इराक और कुवैत के रिजर्व को मिला दिया जाए तो सद्दाम का अब दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व पर कब्जा था। ये सिर्फ एक छोटे देश पर कब्जा नहीं था, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के बैलेंस को चैलेंज करने वाली बात थी। और इसी वजह से अब ये सिर्फ इराक और कुवैत का डिस्प्यूट नहीं रहा, पूरी दुनिया का कंसर्न बन गया। कब्जे के कुछ ही घंटे बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हैरानी की बात यह थी, इस बार सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन ने भी इराकी एक्शन की खुलेआम मजम्मत की। कोल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में था और शायद पहली बार अमेरिका और सोवियत यूनियन एक ही मुद्दे पर लगभग एक ही पोजीशन में खड़े नजर आ रहे थे। यूएन ने डिमांड की कि इराक बिना किसी शर्त के कुवैत से अपनी फौज वापस बुलाए, लेकिन सद्दाम को पूरा यकीन था कि दुनिया सिर्फ स्टेटमेंट देगी, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। यह उसकी दूसरी बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। अरब मुल्कों में भी रिएक्शन सद्दाम की उम्मीद के बिल्कुल उलट था। सऊदी अरबिया के किंग फहद को यह डर था कि अगर कुवैत पर कब्जा हो सकता है तो अगला टारगेट सऊदी अरबिया भी हो सकता है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुस्ने मुबारक, जो पहले मेडिएशन की कोशिश कर रहे थे, अब सद्दाम से दूरी बनाने लगे थे। जॉर्डन जैसे कुछ देश मुश्किल सिचुएशन में थे, लेकिन ज्यादातर अरब लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर एक अरब देश दूसरे अरब देश पर कब्जा कर सकता है तो कल उनका भी नंबर आ सकता है। और इसी एक डर ने सद्दाम को डिप्लोमेटिक लेवल पर बिल्कुल अलग कर दिया। Why did अमेरिका डिसाइडेड टू इंटरवेन? अमेरिका भी सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख रहा था। वाशिंगटन की सबसे बड़ी टेंशन सिर्फ कुवैत नहीं थी, असली कंसर्न था सऊदी अरबिया। अगर इराक सऊदी ऑयल फील्ड्स पर भी कब्जा कर लेता तो दुनिया के ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही लीडर के हाथ में चला जाता और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता बल्कि यूरोप, अमेरिका और एशिया के इकोनॉमिक पर भी पड़ता। अब बात सिर्फ एक इन्वेजन की नहीं, बात ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की थी। और फिर वाशिंगटन में असली कहानी लिखी जाने लगी। दुनिया सद्दाम के खिलाफ कैसे एकजुट हो गई। सद्दाम को लग रहा था कुवैत पर कब्जा हो चुका है, अब दुनिया कुछ दिन प्रोटेस्ट करेगी, थोड़े सैंक्शन लगाएगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार सद्दाम का अंदाजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों में उसके खिलाफ एक ऐसी इंटरनेशनल कोलिजन बनने लगी थी जैसा कोल्ड वॉर के टाइम पर भी नहीं देखा गया था। 6 अगस्त 1990 यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। यह सिर्फ सिंबॉलिक एक्शन नहीं था, इराक की लगभग 90% इनकम ऑयल एक्सपोर्ट से आती थी। अब वही इनकम ऑलमोस्ट रुक गई। इसका मतलब था जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा उतनी ही इराक की इकोनॉमी कमजोर होती जाएगी। लेकिन सैंक्शन से भी ज्यादा बड़ा डिसीजन उसी दिन लिया गया। सऊदी अरबिया के किंग फहद ने अमेरिका को अपनी जमीन पर मिलिट्री फोर्सेस तैनात करने की परमिशन दे दी। ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस सऊदी अरबिया में डिप्लॉय होने वाली थी और इसी ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड। 8 अगस्त 1990 अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नेशन को एड्रेस किया। The immediate, unconditional and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait. Second, Kuwait's legitimate government must be restored to replace the puppet regime. And third, ये स्पीच सिर्फ सद्दाम के लिए वार्निंग नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए सिग्नल था कि अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद एक एक करके देश कोलिजन में शामिल होने लगे। ब्रिटेन ने सपोर्ट अनाउंस किया, फ्रांस भी कोलिजन का हिस्सा बन गया, इजिप्ट ने अपनी फोर्स भेजने का फैसला किया, सऊदी अरबिया ने अपने मिलिट्री बेस कोलिजन के लिए खोल दिए। सीरिया जैसे देश ने भी इराक का साथ देने के बजाय कोलिजन को सपोर्ट किया। ये सद्दाम के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक झटका था। उसने सोचा था अरब कंट्रीज उसका साथ देंगी, लेकिन अब वही अमेरिका के साथ खड़ी नजर आ रही थी। इस बीच हजारों नहीं लाखों लोग कुवैत छोड़कर सऊदी अरबिया की तरफ भागने लगे। रिफ्यूजीज के साथ लूटमार हुई, गिरफ्तारियां हुई और इराकी सोल्जर्स द्वारा किए गए बर्ताव मीडिया में आने लगे, जैसे कि नायरा केस। They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor.
It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well. हालांकि बाद में पता चला कि यह कहानी झूठी या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, लेकिन उस वक्त मीडिया कवरेज ने मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए पब्लिक का सपोर्ट इकट्ठा कर दिया था। सद्दाम ने एक रिस्की कदम उठाया। उसने 49 देशों के विदेशी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसका प्लान था कि अमेरिका अटैक करने से पहले इन हॉस्टेज के बारे में कई बार सोचेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इस मूव ने और ज्यादा कंट्रीज को सद्दाम के खिलाफ कर दिया। अब दुनिया के लिए यह सिर्फ कुवैत की लड़ाई नहीं थी, ये इंटरनेशनल लॉ, ग्लोबल सिक्योरिटी और हॉस्टेज डिप्लोमेसी का भी सवाल बन चुका था। सितंबर तक कोलिजन लगातार बड़ा होता गया। कुछ देशों ने सोल्जर भेजे, कुछ ने फाइटिंग एयरक्राफ्ट, कुछ ने नेवल शिप और कुछ ने $बिलियन की मदद की। आखिरकार 42 कंट्रीज एक ही कोलिजन का हिस्सा बन चुकी थी। हिस्ट्री में पहली बार इतने अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम और रीजनल इंटरेस्ट वाले देश एक ही मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए एक साथ इकट्ठा हुए थे। और सद्दाम अब भी समझ रहा था कि शायद ये प्रेशर टैक्टिक है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सऊदी अरब के रेगिस्तानों में हर दिन हजारों नए सोल्जर्स, हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स और एडवांस फाइटर जेट उतर रहे थे। जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसका नतीजा धीरे धीरे तय हो रहा था। करीब 5 महीने तक डिप्लोमेसी, सैंक्शंस और वार्निंग चलती रही। यूनाइटेड नेशन ने इराक को क्लियर अल्टीमेटम दिया था, कुवैत छोड़ो या मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहो, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 1991 थी। लेकिन सद्दाम हुसैन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था और फिर 17 जनवरी 1991 सुबह के करीब 3 बजे ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। सबसे पहले अटैक जमीन पर नहीं, आसमान से हुआ। अमेरिका और उसके एलाइज ने हजारों फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और स्टील बॉम्बर्स के साथ इराक की एयर डिफेंस को टारगेट बनाना शुरू किया। राडार स्टेशंस, एयर बेस, कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक एक करके सब निशाने पर थे। कोलिजन की स्ट्रेटजी सिंपल थी, सबसे पहले राडार, फिर कमांड सिस्टम और उसके बाद ग्राउंड पर वार शुरू होगी। सिर्फ कुछ ही दिनों में इराकी एयरफोर्स लगभग बेअसर हो चुकी थी। कई एयरक्राफ्ट ईरान भाग गए और जो बचे वो हैंगर में ही तबाह कर दिए गए। अब आसमान पर कोलिजन का पूरा कंट्रोल था। इसी बीच सद्दाम ने भी एक चाल चलने की कोशिश की। उसने इजराइल और सऊदी अरबिया पर स्कड मिसाइल दागने शुरू कर दिए। उसका प्लान था, अगर इजराइल जवाब में अटैक करेगा तो अरब कंट्रीज कोलिजन छोड़ सकती हैं। ये एक पॉलिटिकल गैम्बल था, मिलिट्री नहीं। लेकिन अमेरिका ने इजराइल से रिक्वेस्ट की कि वो रिस्पांस न दे। इजराइल ने खुद को कंट्रोल किया और सद्दाम की ये स्ट्रेटजी भी फेल हो गई। लगभग 1 महीने तक लगातार एयर स्ट्राइक चलती रही। इस दौरान हजारों ईरानी टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई लाइंस तबाह कर दी गई। ग्राउंड पर मौजूद इराकी सोल्जर्स का हौसला टूट चुका था। कई यूनिट्स ने बिना लड़े ही अपनी पोजीशन छोड़ दी। कोलिजन ने वार शुरू होने से पहले ही इराक की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत हद तक कम कर दिया था। 24 फरवरी 1991 जब ग्राउंड बैटल शुरू हुई, लेकिन सद्दाम को जिस डायरेक्शन से अटैक की उम्मीद थी, अटैक वहां से हुआ ही नहीं। उसकी पूरी प्लानिंग साउदर्न बॉर्डर के लिए थी। कोलिजन ने एक बहुत बड़ा लेफ्ट हुक पैंतरा आजमाया। अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रेंच आर्म्ड डिवीजन ने इराक के वेस्टर्न डिजर्ट से घूमकर इराकी आर्मी के पीछे पहुंच गई। यह स्ट्रेटजी सद्दाम के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। जब तक इराकी कमांडर्स कुछ समझ पाते, तब तक उनकी सप्लाई लाइन कट चुकी थी। कई डिवीजन चारों तरफ से घिस चुकी थी। कोलिजन के पास टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा एडवांटेज था। M1 अब्राम टैंक्स, थर्मल विजन, GPS नेविगेशन, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, इन सब के सामने ईरान के पुराने T-55 और T-75 टैंक्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। कई जगहों पर इराकी टैंक्स को दूर से ही निशाना बना लिया गया, जबकि इराकियों को कोलिजन के टैंक्स दिख भी नहीं रहे थे। यह सिर्फ नंबर की लड़ाई नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन की भी लड़ाई थी। जैसे जैसे इराकी पीछे हटे, हजारों मिलिट्री व्हीकल्स और लूट कर ले जाई गई सिविलियन कार वैसे बगदाद की तरफ भागने लगी। कोलिजन एयरक्राफ्ट ने इस काफिले को टारगेट बनाया। बाद में इसी जगह को दुनिया ने एक नाम दिया, द हाईवे ऑफ डेथ। आज भी गल्फ वार की सबसे कंट्रोवर्शियल तस्वीर में से इसी हाईवे का जिक्र होता है। सिर्फ 100 घंटे की ग्राउंड फाइटिंग के बाद इराकी आर्मी प्रैक्टिकली कोलैप्स हो चुकी थी। 22 फरवरी 1991 प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। कुवैत आजाद हो चुका था, ऑपरेशन डिजर्ट खत्म हो चुका था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा था, अभी भी इराक का प्रेसिडेंट था। अमेरिका ने बगदाद तक मार्च क्यों नहीं किया?
क्योंकि उस वक्त कोलिजन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कुवैत को आजाद कराना था, रिजीम चेंज करना नहीं। लेकिन इसी फैसले ने अगले 12 साल की मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की डायरेक्शन तय कर दी थी। सद्दाम ने बाद में अपने खिलाफ हुए इंटरनल रिबेलियन को कुचल दिया। इकोनॉमिक सैंक्शन सालों तक चलते रहे, नो फ्लाई जोन बनाए गए और आखिरकार 2003 में अमेरिका दोबारा इराक लौट आया। इस बार मिशन सिर्फ कुवैत को बचाना नहीं, सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म करना था। गल्फ वार को अक्सर सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में ये सिर्फ इराक और कुवैत की कहानी नहीं थी। ये ऑयल, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बदलते दौर की कहानी थी। सद्दाम हुसैन ने सोचा था कि एक छोटे से देश पर कब्जा करके अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसके इसी फैसले ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। सिर्फ कुछ महीनों में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी को ऐसी हार मिली जिसकी प्लानिंग आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो गल्फ वार का सबसे बड़ा लेसन क्या था? प्लानिंग, गलत स्ट्रेटजी, मिसकैलकुलेशन? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।